Hello friends, I am Dr. Geena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is carbohydrates. First of all, we should know what are carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हम जानते हैं पेड़ पौधों में और हमारे लिविंग बीइंग्स में, एनिमल्स में, सब में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो उनके लिए एसेंशियल होते हैं, या वो उनमें बनते हैं या वो उन्हें कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? जिनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जिसमें हम प्रोटीन्स देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, विटामिन्स देखते हैं। देयर आर मेनी बायोमोलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स ही होते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? इनके एग्जांपल्स क्या हैं? इनके एग्जांपल्स है सेल्यूलोज, जैसे सेल्यूलोज, डेक्सट्रिन्स, शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन्स एंड गम्स। आप जानते होंगे सेल्यूलोज जो है जनरली प्लांट सेल्स की सेल वॉल में होता है और हमारी ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। डेक्सट्रिन क्या होते हैं कि अगर आप किसी बड़े कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड कर देते हो तो जो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स मिल जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स को डेक्सट्रिन्स कहते हैं। और शुगर क्या होता है? ये एक तरह का है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही, जिसमें मल्टी यूनिट्स होती हैं, पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, लेकिन इसमें ऐसे लिंकिंग होते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट कर सकती है। और शुगर, स्टार्च भी सेम वही है। शुगर स्वीट होते हैं और स्टार्च जो है वो नॉन स्वीट होते हैं। ग्लाइकोजन्स और छोटी यूनिट्स होती हैं और गम्स इसी तरह से मल्टी कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं? गम्स बनाती हैं। अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट क्योंकि कई तरह के होते हैं तो इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये पॉलीमर्स मिलते हैं जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसकी जो डिफाइन एंशियंट टाइम में दी गई थी वो थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्योंकि जैसे नाम से ही लग रहा है, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स कार्बन के हाइड्रेट। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो अब एक कार्बन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी एक, और दो कार्बन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी दो होंगे। CmH2O N भी लिख सकते हैं आप, और कई बार क्योंकि वो डिफरेंट होता है तो हम M या N कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम क्या कहते थे? कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। लेकिन ये डेफिनेशन इतनी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं थी क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे। जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन क्या होता है कि आपने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, जिसको आप देखो एक कार्बन है C और H2O, तो दोनों का 1 हो गया। अब इसका फॉर्मूला तो इस डिफाइन के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के कोई भी कैरेक्टर नहीं रखता और ना ही ये कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली आप दूसरा देखते हैं एसिटिक एसिड, जिसको आप इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH। तो देयर आर 2 कार्बन, C and C, 2 कार्बन एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, H3 and H मीन्स 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये भी एसिड की प्रॉपर्टीज तो शो करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की एक भी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो ये दोनों इसके एक्सेप्शन हो गए कि इनका फॉर्मूला तो कार्बोहाइड्रेट वाला है लेकिन कैरेक्टर्स कार्बोहाइड्रेट वाले नहीं है। इसके अगेंस्ट ये सेकेंड टाइप की लिमिटेशन है। इसमें हम क्या देखते हैं? रेमनोज। रेमनोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट वाली हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला देखिए C6H12O6 होना चाहिए जबकि ये O5 है। तो मीन्स इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन सही नहीं है। सिमिलरली डीऑक्सीराइबोज, जो कि हमारे डीएनए का एक पार्ट होता है, डीऑक्सीराइबोज, तो उसमें देखो C5H10O5 होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर O4 ही है। तो अब आप देख रहे हैं कि इनके प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट वाली है लेकिन फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं है। तीसरा हम ये देखते हैं कि कार्बन इज नॉट नोन फॉर टू फॉर्म हाइड्रेट्स। कार्बन की ऐसी टेंडेंसी नहीं है कि वो हाइड्रेट्स बनाए। तो यहाँ तो हम उसकी डिफाइन ही ऐसे दे रहे हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है कि कार्बन हाइड्रेट बनाता हो, और हम उसको फिर भी कह रहे हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन।
तो इस तरीके से जो पुरानी डिफाइन थी वो हमें छोड़ के नई क्लासिकल जो बिल्कुल करेक्ट डिफाइन है उसके ऊपर आना हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेफिनेशन क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स जिसमें मैनी OH ग्रुप हो, तो मैनी का मतलब कम से कम 2 तो होने चाहिए, और कार्बोनाइल मीन्स वो इसमें या तो CO ग्रुप पूरा कीटोन की फॉर्म में होगा या एल्डिहाइड की फॉर्म में होगा। तो हम क्या कहते हैं, जिसमें मिनिमम 2 OH भी होंगे और CHO या CO ग्रुप कीटोन ग्रुप भी होगा, प्लस उसमें होना चाहिए एक कायरल कार्बन, मीन्स ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पे 4 डिफरेंट ग्रुप हों, तो मिनिमम एक कायरल कार्बन हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। या क्या होना चाहिए, ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोलिसिस पे आपको ये दे दे, तो उस कंपाउंड को भी हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स विद मिनिमम 1 कायरल कार्बन और सब्सटेंस विच गिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल विद 1 कायरल कार्बन ऑन हाइड्रोलिसिस। या तो वो खुद ऐसा हो या उसके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन, ये कभी भी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फॉर्म में नहीं मिलता। ये हमेशा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्शन करके हेमी एसिटाइल या हेमी कीटैल बना देता है। तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट में मिलता है वो हेमी एसिटाइल मिलता है या हेमी कीटैल मिलता है, जो अल्टीमेटली किससे बना है, कार्बोनाइल प्लस 1 OH ग्रुप से, क्योंकि इनमें कार्बोनाइल भी है और OH ग्रुप भी है। तो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है और आपको मिल जाता है हेमी एसिटाइल या हेमी कीटैल मिल जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करते हैं, पहले उसमें नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स, कि उसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स हैं, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट मोनोसेकेराइड, सेकेंड ऑलिगोसेकेराइड्स एंड थर्ड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स ऐसी यूनिट्स होती हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं which cannot be further hydrolyzed into simple units, means अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यू विल नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, मीन्स आपको सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, जो आपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट ले रखा है वही प्रोडक्ट होगा। इट विल नेवर डिग्रेड या इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। तो इनको हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कौन से कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई करेंगे, और इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इस बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट ऑलिगोसेकेराइड्स। ऑलिगोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको अगर आप हाइड्रोलाइज्ड करो, उसका आप हाइड्रोलिसिस करो, तो यू विल गेट मैनी कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, मैनी सेकेराइड यूनिट्स, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से आपको बिटवीन 2 to 10 आपको फर्दर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। ऐसे इनको हम ऑलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसेकेराइड्स, जैसे नाम से ही लग रहा है, पॉली मीन्स मेनी और सेकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। तो इनको अगर आप हाइड्रोलाइज्ड करोगे फर्दर, तो यू विल सी कि हाइड्रोलिसिस करने पर यू विल गेट मोर देन 10 नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, ग्रेटर देन 10. It may be 1000, it may be 10,000, it may be 500. तो आप देखोगे कि इट इज अ बिग पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, इसको हम बिग बायो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स इसके अंदर
होती हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड्स को। मोनोसेकेराइड्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दूसरा फंक्शनल ग्रुप, वेदर इट इज एल्डिहाइड और इट इज कीटोन। तो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर उसमें 3 हैं तो हम उसे कहते हैं ट्राइओस। ट्राइओस मीन्स 3, और हम जनरली ओस लगाते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए, ओसेस, तो हम इसको ट्रायोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट, आपने 4 कार्बन नंबर, उसमें अगर 4 कार्बन एटम्स है देन वी विल कॉल इट टेट्रोसेस, देन पेंटोसेस, देन हेक्सोसेस। इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन थे 3, इसमें 4, 5 एंड 6 एंड 7 कार्बन एटम्स, हेप्टोसिस। अब 3 कार्बन एटम से आप देखते हो आपके पास क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। तो अब देखो ये 3 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट है। हमने मिनिमम 3 क्यों लिए, इसके पीछे भी लॉजिक है कि एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट के डिफाइन के हिसाब से एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप चाहिए, क्योंकि ये कार्बोनाइल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट आपको पॉलीहाइड्रिक चाहिए। अब पॉलीहाइड्रिक चाहिए तो कम से कम 2 तो लेंगे आप OH ग्रुप। जब 2 OH लेंगे और सेम कार्बन पे 2 OH आते नहीं है, वो अनस्टेबल होते हैं, तो 2 कार्बन तो आपको मिनिमम 2 OH के लिए चाहिए, 1 कार्बन आपको किसके लिए चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए चाहिए। तो इस तरीके से छोटी सी छोटी यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट की होती है वो मिनिमम 3 कार्बन एटम्स की होती है। तो ये आपका हुआ एल्डिहाइड। देखो आपने एल्डिहाइड लिया और 2 OH ले लिए, इसका नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड। अच्छा, अब 3 कार्बन का आप कीटोन लेके भी 2 OH ले सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 3 कार्बन एटम पे। इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। वैसे ये प्रोपेनॉन है, लेकिन ट्राइवियल नेम में इसका एसीटोन है, तो अभी हम इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ही कहते हैं। और ये ग्लिसरैल्डिहाइड, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन होके बनेगा वो क्या होगा, ग्लिसरिक एसिड, और ये बना किससे है, ग्लिसरॉल से। यहाँ पे OH होता तो इसी का नाम क्या होता, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल से बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड। नेक्स्ट, 3 कार्बन के जो 2 आगे आपने देखे, एक एल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल, एक कीटोन वाला, तो उनके नाम हो गए ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट, 4 कार्बन में भी इसी तरीके से 2 एल्डिहाइड, मतलब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। आप यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो और इसको बना दो आप CH2OH, तो ये आपका हो जाएगा इरिथ्रोस। ओस लगाते हैं अगर वो एल्डिहाइड है, और कीटोन है तो हम लगाते हैं ULOSE, तो इसका नाम हो जाएगा इरिथ्रुलोस, और इसका नाम हो जाएगा इरिथ्रोस। नेक्स्ट, अगर हमें इसका हम कीटोन का बनाना है 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, तो ये हो जाएगा CH2OH। क्योंकि यहाँ हम सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग वेदर दिस OH ग्रुप इज ऑन राइट साइड और इट इज ऑन लेफ्ट साइड। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कंफर्मेशन। नेक्स्ट, 5 कार्बन का अगर एल्डिहाइड है तो उसका नाम होता है राइबोस, और अगर कीटोन है तो उसका नाम होता है राइबुलोस। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और आपको मिलेगा ये राइबुलोस, और अगर यहाँ एक कार्बन और ऐड हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा राइबुलोस। ये राइबोस और दिस वन इज राइबुलोस। नेक्स्ट, 6 कार्बन का, तो यू ऑल आर फेमिलियर, अगर एल्डिहाइड है तो उसका नाम होता है ग्लूकोज, दिस वन इज ग्लूकोज। और अगर इसमें एक कार्बन और इंक्रीज कर दें तो दिस वन इज फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, 7 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो एल्डिहाइड है तो ग्लूकोहेप्टोस, तो ग्लूकोहेप्टोसेस, ग्लूकोहेप्टोसेस हो गया। और अगर वो कीटोन है तो इसका नाम होता है सेडोहेप्टुलोस। आप इसका नाम नोट कर लीजिए, सीडोहेप्टुलोस। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ आपका मोनोसैकेराइड्स का। नेक्स्ट,
oligosaccharides. Oligosaccharides can be classified into disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, pentasaccharides. Similarly into hexasaccharides, heptasaccharides, octasaccharides for 8 non-saccharides. लेकिन अगर 10 या 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसको पॉलीसेकेराइड्स में कंसीडर कर लेते हैं। 10 को अगर हम इस साइड भी रखेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, डेकासेकेराइड्स। पर ग्रेटर देन 10 को हम पॉलीसेकेराइड्स ही कहते हैं। ये जो डाइसेकेराइड्स हैं ये कैसे बनते हैं? सोचो कि आपने एक कार्बोहाइड्रेट लिया और उसको हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज करके आपको 2 सिंपल मॉलिक्यूल्स मिल गए विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। मतलब लास्ट यूनिट जो मिली वो अगेन हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, तो हम उसी को लास्ट यूनिट मानते हैं। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करने पर हमें 2 यूनिट्स मिली है। इट मीन्स कि आपने जैसे एक C6H12O6 एक ग्लूकोज की यूनिट ये ली और एक फ्रुक्टोज की यूनिट ली आपने C6H12O6, तो इन दोनों के कंडेंसेशन से ये बना होगा, तभी तो इसके हाइड्रोलाइसिस से ये 2 यूनिट्स आपको मिल रही हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं या जब कंडेंसेशन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, प्लस कंडेंसेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है। तो आपको जो टोटल मिलता है वो मिलना क्या चाहिए था, C12H24O12। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला CN H2O का होल एन होता है, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये आपको फॉर्मूला नहीं मिलता। इसमें से -H2O हो जाता है और आपको मिलता है C12H22O11। तो C12H22O11, और अगर हम इसको वाटर दे दें तो अगेन यू विल गेट वन दिस यूनिट, अदर दिस यूनिट। तो इनको हम डाइसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग में। अब होता क्या है, आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के पास या तो एल्डिहाइडिक यूनिट होगी या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। अब आपने सपोज एक कोई कार्बोहाइड्रेट लिया जिसका ये एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरा कार्बोहाइड्रेट लिया, वो एल्डिहाइडिक भी हो सकता है, कीटोनिक भी हो सकता है। इट इज अप टू योर चॉइस। सपोज मैंने एल्डिहाइडिक ही ले लिया, तो अब दोनों के कंडेंसेशन में अगर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का जो हेमी एसिटल बॉन्ड है उसमें से वाटर बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, नेक्स्ट वाले अब कोई है ही नहीं कि जिसका आप फर्दर क्या कर सको, ऑक्सीडेशन कर सको। तो ये अब किसी का रिडक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन अगर दोनों का इस तरीके से कंडेंसेशन ना हो, एक का एल्डिहाइडिक और दूसरे का कोई नंबर 3, 4, 5, 6 कार्बन का जो OH है वो रिएक्ट करे, या ये ना करके इसका एल्डिहाइडिक और इसका क्या करे, नंबर 2, 3, 4 कोई OH ग्रुप रिएक्ट करे, कंडेंसेशन में एक का OH और एक का H बाहर जाएगा, तो क्या होगा, अगर ये वाली रिएक्शन हो रही है तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री बचेगा, और अगर ये रिएक्शन हो रही है तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री बचेगा, विच कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज। यानी कि इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, पर ये टॉलेंट रिएजेंट का क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। अब आप ध्यान दो कि रिड्यूसिंग शुगर के पास एक फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होगा, जबकि नॉन रिड्यूसिंग के पास एक भी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं लैक्टोज। लैक्टोज में क्या है, ये मिल्क शुगर होती है और ये जनरली क्या होता है, बेबीज के न्यूट्रिशन के लिए काम में आता है, और मिल्क है तो आपको एनर्जी तो देगा ही देगा। साथ में ये इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें कौन सी 2 यूनिट मिलती हैं, हमें 2 यूनिट मिलती हैं, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो इन दोनों के कंडेंसेशन से लैक्टोज बनता है, या कह सकते हैं लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से ये 2 सिंपल यूनिट हमें मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज माल्टोज। अब माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, मीन्स इसके हाइड्रोलिसिस से यू आर गोइंग टू गेट 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। और अगर हम सुक्रोज को देखें तो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। इन दोनों में एक मॉलिक्यूल का
एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री रहता है, वो लिंकेज में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन इसमें जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से ये मिलके बना है, तो ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक और फ्रुक्टोज का कीटोनिक ग्रुप दोनों का ग्लाइकोसाइडिक OH जो है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो अब यहाँ पे जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया तो फर्दर इसके पास अब ना एल्डिहाइड है ना कीटोनिक ग्रुप है, तो इट कैन नॉट बी अ रिड्यूसिंग शुगर। अब जब इसके पास कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है तो इसका ओसाजोन फॉर्मेशन भी नहीं होगा। जब NH2 जब आप फिनाइल हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि इन दोनों में ओसाजोन फॉर्मेशन होगा। तो अच्छा आप ये बताओ, क्या मोनोसेकेराइड्स ओसाजोन का फॉर्मेशन करेंगे? यस डेफिनेटली, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स में ऊपर आपके पास क्या होता है, या तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या 2 नंबर पे क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। तो ये डेफिनेटली क्या करते हैं, ऐसे गैलेक्टोज में तीनों ही क्या करते हैं, निडल शेप ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इसका 1 और 2 कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, इसका भी 1 और 2 करेगा, गैलेक्टोज का भी 1 और 2। तो आपको तीनों के केस में क्या मिलता है, सेम शेप का ओसाजोन मिलता है, क्योंकि ये तीनों मॉलिक्यूल 1 और 2 नंबर पे जो इनके फंक्शनल ग्रुप है उसी से डिफरेंट है। और यहाँ पे ओसाजोन फॉर्मेशन में वो दोनों 1 और 2 नंबर के कार्बन के ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं और वो एक जैसे हो जाते हैं, मीन्स उनके ऊपर फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेता है। तो आपको तीनों का एक जैसा ओसाजोन मिलता है जो कि निडल शेप का होता है। तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी ट्राइसैकेराइड्स की, ट्राइसैकेराइड्स एज नेम शोज कि इसमें कितने होंगे, 3। इसके हाइड्रोलिसिस से यू आर गोइंग टू गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज का फॉर्मूला होता है C18H32O16। तो जब इसमें 3 मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन कर रहे हैं तो ध्यान दो, एक बार इस मॉलिक्यूल का, दूसरी बार इसका, तीसरी बार इसका, तो तीनों में मिलाने पर एक बार यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक बार यहां से, तभी तो 3 मॉलिक्यूल होंगे। तो इसमें 2 टाइम्स क्या होता है, कंडेंसेशन होती है। और इसके फॉर्मूले में अगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या कुछ भी है, गैलेक्टोज है C6H12O6 ये है, तो 3 मॉलिक्यूल्स मतलब 3 टाइम होना चाहिए, मीन्स C18H ये हो जाएगा आपका 36 और O हो जाएगा 18। पर हमें ये फॉर्मूला नहीं मिलता, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेस हो जाते हैं और आपको मिलता है C18H32O16। तो ये रेफिनोज का होता है। और रेफिनोज में आप जानते हैं मोनोमर यूनिट्स आपको क्या मिलती हैं। आप एक बार सुक्रोज का याद कर लीजिए कि क्या है इसके अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो रेफिनोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज होता है, तो एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज और ऐड हो जाता है। नेक्स्ट टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स में एज नेम इम्प्लाइज कि इट विल गिव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इसका एग्जांपल है स्टैकाराइरोज। स्टैकाराइरोज में क्या होगा कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज मीन्स इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज होते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज के अलावा। और इसका फॉर्मूला आप देखेंगे 4 टाइम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप पॉलीमराइज कर दो या इस फॉर्मूले को लिख दो, माइनस कितना करना पड़ेगा हमें, 3H2O, क्योंकि जब ये दोनों आपस में कंडेंस होंगे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, फिर इन दोनों से, फिर इन दोनों से। तो लाइकवाइज यू विल सी फॉर्मूला C24H42O21। नेक्स्ट वन इज पेंटासैकेराइड्स। पेंटासैकेराइड्स में जो एग्जांपल है वो क्या है, वेरेबोसेज। वेरेबोसेज में क्या है, C30H52O26। तो अब इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस में मिलते हैं हमें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ
गैलेक्टोज हाइड्रोलिसिस पे मिलते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के साथ। तो इसका फॉर्मूला 5 टाइम फॉर्मूला -4 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे आपने देखा कि पेंटासेकेराइड्स होते हैं, सिमिलरली हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना और डेकासेकेराइड्स भी होते हैं, जिन्हें हम ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में ही पढ़ते हैं। Next, polysaccharides. Polysaccharides are further classified into two categories. First, homopolysaccharides. Second, heteropolysaccharides. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, होमो मीन्स ऑल यूनिट्स विल बी होमो, मीन्स सारी यूनिट एक जैसी होंगी, ग्लूकोज 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 ही होंगी। आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, यू विल नेवर गेट अदर देन दैट यूनिट, उस यूनिट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स, ये स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स। स्ट्रक्चरल मीन्स जो कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में, स्ट्रेंथ देने में हेल्प करेंगी और इनका वैसे कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज जैसे कि नाम से ही है, फूड स्टोरेज के लिए हमें ग्लूकोज को, प्लांट में भी जरूरत है ग्लूकोज की और एनिमल बॉडी में भी जरूरत है। तो हम क्या देखते हैं स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स में? फर्स्ट एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में आप हमेशा देखते हैं। और स्टार्च आप कहाँ देखते हैं? स्टार्च आप देखते हैं दोनों ही ग्लूकोज से मिलके बने हैं, लेकिन स्टार्च जो है वो स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स है और इसको हम एज ए ईटेबल, मतलब खाने के काम में स्टार्च को लेते हैं। आप सब जानते हैं पोटैटो में, राइस में, चपाती में, सब में क्या है? स्टार्च है। तो स्टार्च को तो हम कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी स्टार्च को डाइजेस्ट भी करती है। लेकिन सेलुलोज भी उसी ग्लूकोज से बना है, लेकिन इसकी लिंकिंग ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की इस तरीके से लिंकिंग होती है कि आप देखते हैं इसको हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं है, ह्यूमन बॉडी में वो एंजाइम्स बिल्कुल नहीं है जो इसको हाइड्रोलाइज करके इसमें से ग्लूकोज को कंज्यूम कर सके। तो शायद दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। मेरे हिसाब से दिस इज द ओनली ब्यूटी ऑफ नेचर कि इंसान की ग्रीड इतनी है, अगर सेलुलोज भी ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता तो इंसान काम करना बंद करके पेड़ों की पत्तियां और ये सब भी खाने लग जाता और उसको फूड की इतनी शॉर्टेज नहीं होती। लेकिन एनिमल जितने भी हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, उन सब के डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलोज की ग्लूकोज की जो लिंकिंग है उसको हाइड्रोलाइज करके उसमें से ग्लूकोज को कंज्यूम कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी ये बफेलो, काऊ, जितने भी एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, हर्बीवोरस, वो सब क्या करते हैं? सेलुलोज खाते हैं और सेलुलोज को ब्रेक करके, डाइजेस्ट करके अपनी जरूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से उसमें से ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेते हैं। तो आपने देखा अगर हमारी बॉडी में भी वो होता तो क्या होता कि हम भी सेलुलोज खाने लग जाते और शायद एनिमल्स का जो खाना है वो कम पड़ जाता। तो ब्यूटी, नेचर ने क्या किया? ब्यूटीफुली डिजाइन किया उसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, क्योंकि एनिमल को भी ग्लूकोज चाहिए और ह्यूमन बीइंग को भी ग्लूकोज चाहिए। तो ध्यान दो, जैसे कि ये ग्लूकोज का यूनिट है, ये ग्लूकोज का यूनिट, ये सारे ग्लूकोज के n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो स्टार्च में अगर वो इस तरीके से लिंक है, उनमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो ग्लूकोज 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 जुड़े हुए हैं और हमारी बॉडी क्या करती है? इसको हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेती है। जबकि सेलुलोज में क्या होता है? इस तरीके से ये ग्लूकोज 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 की यूनिट्स है और बॉन्ड वही है, लेकिन वो इस तरीके से उल्टा जुड़ा हुआ है। गॉट इट? और हमारी बॉडी की ये लिमिटेशन है, ह्यूमन बॉडी की ये लिमिटेशन है, इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज दिस बॉन्ड। और ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं है, इसीलिए हम इसको न्यूट्रिशियस
फाइबर की तरह खाते हैं, मीन्स कि हमारी बॉडी में जाता तो है, स्टमक की फीलिंग तो करता है, लेकिन वी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज नहीं करता, केवल फिलर की तरह से काम करता है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको कम खाना खाने के लिए कहा जाता है या जो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, वो सब क्या करते हैं, सेलुलोज का ज्यादा इंटेक करते हैं, सो दैट स्टोमक को फीलिंग वाली फील आ जाए और स्टार्च का कम कंज्यूमशन करते हैं। तो सेलुलोज में सारे ग्लूकोज यूनिट होते हैं, इसमें बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, और नेचर में फर्स्ट नंबर पे मोस्ट अबंडेंटली यही वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो अवेलेबल है। मीन्स हमारी इस नेचर में सबसे ज्यादा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो सेलुलोज। ये आप जानते हैं कितने प्लांट्स हैं हमारी नेचर में, उन सबकी जितनी भी सेल्स हैं वो सेल वॉल किसकी बनी है, प्लांट सेल वॉल सबकी सब सेलुलोज की बनी है। तो यू कैन इमेजिन अबंडेंस ऑफ सेलुलोज ऑन अर्थ। नेक्स्ट कीटीन्स। कीटीन्स में आप क्या देखते हो, इसमें एन एसिटाइल ग्लाइकोसाइमिक होता है और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ऑन द अर्थ। और ये भी क्या करता है, सिर्फ स्ट्रक्चर डेवलप करता है। कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप करता है, ये फंगल सेल वॉल, जो फंजाई की सेल वॉल है उसमें होता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। जितने इंसेक्ट्स है हमारी नेचर में उन सबका जो, देखो दो टाइप के स्केलेटन होते हैं, इनर, जैसे कि हमारी बॉडी में इनर स्केलेटन है, लेकिन एक एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे कॉकरोच है और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका जो स्केलेटन है वो आउटसाइड बॉडी होता है, जैसे हमारे नेल्स, ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट है कि जो बॉडी के बाहर है। तो उन सब में क्या होता है, ये कीटीन होता है। तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ऑन अर्थ। स्टोरेज में हम क्या देखते हैं कि जब ज्यादा ग्लूकोज प्रोडक्शन हो जाता है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट दे गिव कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो हम क्या देखते हैं, स्टार्च जो है वो प्लांट्स में स्टोर होता है, ग्लूकोज जो है स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होता है। तो अब स्टार्च का मैंने आपको बताया ऐसा वाला लिंकेज नहीं होगा, कौन सा लिंकेज होगा, इस तरीके वाला होगा। तो इसीलिए स्टार्च रिच फूड जो है, पोटैटो, राइस, व्हीट, ये सब हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये एनिमल्स के अंदर, जैसे हमने अगर ज्यादा इंटेक कर लिया ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ज्यादा ग्लूकोज को हमारी बॉडी भी क्या करती है, जितना कंज्यूम करना है उतना कंज्यूम करती है, रेस्ट एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को वो स्टोर करके रख लेती है। तो किस फॉर्म में स्टोर करती है, वो ग्लाइकोजन्स की फॉर्म में स्टोर करती है। स्टार्च के जैसे दो फॉर्म होते हैं, अमाइलोस, अमाइलोपेक्टिन, तो उसमें क्या होता है 1,4 और 1,6 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। जो मेन इसकी चेन है उसमें तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, लेकिन जो ब्रांचिंग होती है उसमें कौन सी लिंकेज होती है, 1,6 होती है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ग्लाइकोजन में भी सेम स्टार्च की तरह से ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इट इज मोर ब्रांच्ड, यानी कि इसमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस ज्यादा होती हैं। तो हमारी बॉडी इसको स्टोर करके रखती है, और जब हम स्टारवेशन पे होते हैं या फास्टिंग पे होते हैं तो वहीं से क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज रिलीज होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है एंड वी गेट एनर्जी टू वर्क। इसी तरीके से पॉलीसेकेराइड्स में ही हम देखते हैं डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रेंस, देयर आर मेनी मोर पॉलीसेकेराइड्स। डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रेंस क्या है, एक तरह से पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च मॉलिक्यूल है, कि अगर आप स्टार्च का मॉलिक्यूल में अगर थाउजेंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज है और आप उसको पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड कर देते हो तो यू गेट डेक्स्ट्रिन्स एंड डेक्स्ट्रेंस मिलते हैं। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है कि हीट्रोपॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की नेक्स्ट कैटेगरी है हीट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हीट्रोपॉलीसेकेराइड्स में हम देखते हैं डरमेन सल्फेट और कार्डियन सल्फेट, हिबुरिन, अगरोसेस। तो इस तरह से इनमें, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ ना कुछ जरूर होगा, चाहे वो अमीनो एसिड्स हों
या कोई फैटी एसिड्स हो, मीन्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ जरूर होगा। और ये भी क्या करते हैं, प्लाज्मा या स्किन या फिर और कई हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में ये काम में आते हैं। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Polysaccharides can further classified, or their second way of classification is sugars and non-sugars. हम इसको इस टाइप से भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, जो शुगर्स हैं जितने भी, वो सब जनरली ऑल मोनोमर्स हैं, मीन्स जो मोनोसैकेराइड्स हैं या ओलिगोसैकेराइड्स हैं। और इनका अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो दे ऑल आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, यू विल गेट परफेक्ट क्रिस्टल्स। नेक्स्ट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। आप देख रहे हैं इनके पास मल्टी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो दे विल गेट हाइड्रोलाइज्ड इजीली बिकॉज दे विल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। नेक्स्ट, दे आर स्वीट इन नेचर। तो अगर आप इसको डिजोल्व करेंगे तो यू विल फील स्वीट टेस्ट। लेकिन नॉन शुगर्स क्या होते हैं, जनरली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, नॉट ऑल बट फ्यू पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर्स। अब ऐसा क्यों होता है कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर एमॉर्फस एंड दे आर टेस्टलेस ऑल्सो, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक होती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे ग्लूकोज 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 है, इसका OH अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इसमें भी ग्लूकोज 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 है, तो ये भी क्या कर सकता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल जब बना हुआ है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना है, जो पानी से जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है। जब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है तो छोटी सी यूनिट्स का वाटर में डिसॉल्व होना इजी है। लेकिन इसमें ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, और बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही हाइड्रोलाइज नहीं होती, जिससे ये वाटर इसका पॉलीसैकेराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा होता है, इसका साइज भी इतना ज्यादा होता है कि ये उसमें ना तो ट्रू सॉल्यूशन बना पाता है, ना कोलाइडल सॉल्यूशन बना पाता है, रादर इट गेट सस्पेंडेड और इट गेट कोएगुलेटेड। ये या तो नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंटेड हो जाता है, या कोएगुलेट हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साइज होने के कारण ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। और जब डिसॉल्व ही नहीं हो पाते तो ग्लूकोज का टेस्ट कहाँ से आएगा आपको, तो ये स्वीट भी नहीं होते, और जब स्वीट नहीं होते और ये डिसॉल्व नहीं हो रहे, इनका परफेक्ट क्रिस्टल भी नहीं बनता, इसीलिए ये क्या होते हैं, एमॉर्फस होते हैं। सो दिस वाज द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड।